गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पहले जितने भी लूप्स के स्ट्रक्चर्स किए थे तो वो उसके अलावा हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को जो है वो एग्जीक्यूट करती हैं या प्रोग्राम के ट्रांसफ़र को आप जो है वो कंट्रोल करती हैं, उनकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? इसमें से पहली स्टेटमेंट है आपके पास गो टू स्टेटमेंट। ये जो गो टू स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज टू अल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है वो, जो ये गो टू स्टेटमेंट है आपकी, वो जो उसका नॉर्मल सीक्वेंस होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, उसको कहीं और किसी और प्रोग्राम के पार्ट में वहां से कंट्रोल ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करती है, इसका सिंटेक्स क्या है? दैट इज द गो टू रिजर्व वर्ड है और उसके आगे एक लेबल लगा होता है। लेबल का मतलब क्या है? कोई भी नाम लिखा होगा। ठीक है, तो जहां पर वो नाम लिखा होगा वहां पर वो जंप कर जाएगा आपका कंट्रोल। ठीक है, और वेयर लेबल इज एन आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू लेबल द टारगेट स्टेटमेंट्स टू विच कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड। तो ये टारगेट स्टेटमेंट पर लेबल लगा होता है जहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो ये कंट्रोल ट्रांसफर होता है वो किसी और स्टेटमेंट पे जंप करती है आपका कंट्रोल, प्रोग्राम के अंदर ही, प्रोग्राम के बाहर नहीं जाएगा, वो विद इन द प्रोग्राम रहेगा। द टारगेट स्टेटमेंट मस्ट बी लेबल्ड। जो टारगेट स्टेटमेंट है वो भी लेबल्ड होनी चाहिए। वो लेबल्ड कौन सी होनी चाहिए? जो लेबल्ड स्टेटमेंट है वो नाम और ये वाला लेबल सेम होना चाहिए, तभी उस स्टेटमेंट पर वो जंप करेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसके सिंटेक्स को लिख सकते हैं। तो हमें उसको जो लेबल्ड करना पड़ेगा, जिस स्टेटमेंट पे जंप करता है वो क्या है? उस लेबल का नाम, फिर कोलन और जो भी स्टेटमेंट रन होगी वो। ठीक है, तो सिंटेक्स कैसे काम करेगा गो टू लेबल का? गो टू स्टेटमेंट आपकी फॉरवर्ड जंप भी करवा सकती है प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर और बैकवर्ड जंप भी करवा सकती है। तो दोनों का सिंटेक्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। दैट इज द गो टू लेबल। ठीक है, जैसे आपने लेबल का नाम रखा ए, तो यहाँ पर क्या आएगा? गो टू ए। ठीक है, तो जिस लाइन पर वो ए लिखा होगा वहां पर वो जंप कर जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आएगा, यहाँ पर लिखा होगा लेबल। ये सेमी कॉलन नहीं है बेटे, ये कॉलन है, ये वाला जो है दैट इज द कॉलन। ठीक है, लेबल कॉलन और फिर स्टेटमेंट दी होगी। तो यहाँ पर भी क्या लिखा होगा? ए, और ये कॉलन आ गया और जो भी स्टेटमेंट आपने रन करवानी है वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड जंप, क्योंकि यहाँ से जंप कहाँ हुआ है? इधर आगे की ओर। और अगर बैकवर्ड जंप करवाना हो तो कैसे जाएगा? यहाँ पर पहले लेबल लिख दिया और ये स्टेटमेंट लिख दी, बाद में हमने जब गो टू उस पर्टिकुलर लेबल पर गए तो बैकवर्ड जा रहा है कंट्रोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड जंप। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप होता है। देखिए, ये बैकवर्ड जंप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक हेडर फाइल हमने ली stdio.h, मेन फंक्शन लिया टू इन्वोक द कंपाइलर, स्टार्ट किया प्रोग्राम को, एक नंबर हमने ले लिया, नम वेरिएबल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो स्टेटमेंट थी जिसमें हम एंटर करवा रहे हैं पॉजिटिव नंबर, उसको एक लेबल के थ्रू हमने डिनोमिनेट कर दिया। ठीक है, लेबल क्या लिया इसका? फर्स्ट। ठीक है, कॉलन। तो लेबल का नेम क्या लिया हमने? फर्स्ट कॉलन, और उसके आगे स्टेटमेंट क्या है? एंटर अ पॉजिटिव नंबर। फिर हमने स्कैन करवा लिया नंबर को। तो हमारा मेन प्रोग्राम क्या है कि अगर हम नंबर गलती से टाइप करते हैं लेस देन 0 तो वो वापस यहीं पर ही आ जाए प्रोग्राम कंट्रोल, जब तक कि हम पॉजिटिव नंबर नहीं डाल देते। तो इसके लिए मैंने गो टू स्टेटमेंट का यूज किया। ठीक है, कैसे किया कि इफ नम इज लेस देन 0, अगर नंबर जो है वो आपका लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर से एक स्टेटमेंट दे कि प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और कहां पर चला जाए? गो टू फर्स्ट। तो वापिस कंट्रोल कहां जाएगा? फर्स्ट वाली लाइन पर। ठीक है, तो देखिए सिंटेक्स क्या था? सिंटेक्स था आपके पास लेबल
ठीक है, और स्टेटमेंट। तो लेबल में हमने क्या दिया था, फर्स्ट कॉलन, स्टेटमेंट क्या थी, प्रिंटफ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई। देन हमने गो टू लेबल किया, जब हमें पॉजिटिव नंबर नहीं मिला तो हमने लिख दिया गो टू लेबल, तो गो टू फर्स्ट, तो वापस कहाँ गया, फिर से इस लेवल में। दिस इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड जंप। देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ से कहाँ गया, वापस यहाँ पर आ गया, फिर से नंबर डाला आपने। जब तक आप पॉजिटिव नंबर नहीं डालेंगे, गो टू आपको बैकवर्ड जंप करवा देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द गो टू स्टेटमेंट। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका रन नहीं होगा, सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंटफ थैंक यू। कौन सा था, बैकवर्ड जंप। ठीक है, और अब कौन सा है, हम फॉरवर्ड जंप करवाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने 2 हेडर फाइल ली, stdio.h एंड conio.h। ठीक है, मेन फंक्शन ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिए a एंड b। ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया टू क्लियर द स्क्रीन। ये फंक्शन आपका conio.h का है, इसलिए हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। आपने 2 नंबर एंटर करवा लिए a एंड b, किसमें, एट द एड्रेस ऑफ a एंड द एड्रेस ऑफ b बाय यूजिंग द scanf स्टेटमेंट। हमने चेक किया कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन b तो कहाँ जाए, गो टू S1। देखिए, हमने लेबल दे दिया यहाँ पर, गो टू लेबल। ठीक है, लेबल क्या है, S1, तो S1 कहाँ है, आगे है ये। ठीक है, तो सीधा S1 लाइन पर जंप करेगा। यहाँ पर S1 यानी लेबल है, कॉलन है और एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि प्रिंटफ a इज ग्रेटर। अगर a b से ग्रेटर है तो स्टेटमेंट कहाँ प्रिंट हो रही है, यहाँ पर। तो जंप कहाँ आ रहा है, फॉरवर्ड S1 में, प्रिंटफ a इज ग्रेटर। एल्स अगर a इज लेस देन b होता तो इस वाली स्टेटमेंट को रन नहीं करता, वो एल्स पार्ट में चला जाता। यहाँ पर क्या है, गो टू S2, तो S2 क्या है, लेबल नेम। ठीक है, तो S2 से सीधा इस वाली स्टेटमेंट को वो जो है वो रन नहीं करेगा, सीधा यहाँ पर जंप कर जाएगा। और लेबल है S2 और यहाँ पर लिखा हुआ है B इज ग्रेटर। तो देखिए, इसमें हम लोग फॉरवर्ड जंप करवा रहे हैं, उसमें हम क्या करवा रहे थे, बैकवर्ड जंप करवा रहे थे। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एग्जाम्पल है। तो वो कहता है कि यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ट्रांसफरिंग कंट्रोल फॉरवर्ड और बैकवर्ड लोकेशन इज बैड प्रोग्राम प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसलिए हम इस गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा यूज हो वहीं पर हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कल हमने किया था जंपिंग स्टेटमेंट में गो टू, आज हम करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों, कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होती है द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इन विच इट इज अपीयर। जिस लूप में ये एग्जिस्ट करती है ब्रेक स्टेटमेंट, उसके एग्जीक्यूशन से टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, तो यानी जिस लूप में एग्जिस्ट होगी उस लूप का को ये टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, BREAK ब्रेक और देन सेमीकोलन। ठीक है, व्हेन द C कंपाइलर एनकाउंटर्स एनी ब्रेक इनसाइड अ लूप इट इमीडिएटली terminate the loop and the execution continues to the first statement after the loop। ठीक है, तो जैसे ही C कंपाइलर जो है इस ब्रेक कमांड को, ब्रेक स्टेटमेंट को लूप में देखता है तो वो इमीडिएटली उस लूप को टर्मिनेट कर देता है और लूप के बाद की जो अगली स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा। ठीक है, इफ यू हैज नेस्टेड लूप देन द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। अगर आपके पास लूप के अंदर लूप लगा हुआ है तो एक लूप में, जिस लूप में वो लगी हुई है उस लूप से बाहर निकल के बाहर वाले लूप में वो आ जाएगी। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज शोन बिलो। ये ऑपरेशन देखिए कैसे है, आपने एक लूप लिया, वाइल टेस्ट कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट्स लिखी और आपने फिर से एक कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट के साथ। अगर वो टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स रन करेंगी। ये है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर से का एंड। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल व्हाइल लूप पर आता है तो वो कंडीशन, पहली कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ स्टेटमेंट के साथ, अगर ट्रू है
अगर तो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी और लूप से फिर से इनिशियली में आके सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू निकल आती है तो ब्रेक देने से क्या होगा कि ये इस लूप से बाहर निकल जाएगी और लूप के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अ ब्रेक इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट, फॉलोइंग कोड सेगमेंट इलस्ट्रेट्स दिस कंसेप्ट। ब्रेक जो है वो यूजुअली या तो इफ स्टेटमेंट के साथ लगती है या स्विच केस में लगती है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम में एक हेडर फाइल ली है stdio.h। stdio.h हमने हेडर फाइल ली है, मेन फंक्शन लिया कंपाइलर को इन्वोक करने के लिए, एक वेरिएबल लिया आई, उसमें डाला 10, यहाँ पर लूप को चेक किया कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी आई में है 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू, ट्रू है तो लूप चलेगा, लूप चलेगा। तो यहाँ से फिर से हमने चेक किया कि आई जो है वो 13 के इक्वल है तो लूप से बाहर निकल जाए, अदरवाइज क्या करे, आई को प्रिंट कर दे। तो आई में था आपके पास 10, ठीक है, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू, ट्रू तो ऊपर आया, ऊपर आया, इसने चेक किया 10 इक्वल टू 13, नो फॉल्स, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, आई आपका प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हुआ, आई को इंक्रीमेंट किया 11, तो ये है लूप का एंड, ठीक है। जैसे ही लूप का एंड आया तो फिर से लूप की बिगिन में आ गए हम लोग। कब लूप से बाहर निकलेंगे, जब फॉल्स होगा। 11 इज लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू, फिर से वही चेक किया, 11 इक्वल टू 13 नो, फिर से प्रिंट किया 11, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, अब हो गया 12 को चेक किया, 12 इज लेस देन 15 ट्रू, ट्रू तो यहाँ चेक किया 12 इक्वल टू 13 फॉल्स है, ये स्टेटमेंट रन हुई, आपका 12 प्रिंट हुआ, आई इंक्रीमेंट हो गया 13, फिर से यहाँ गए 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस ट्रू, ट्रू यहाँ आए, 13 इक्वल टू 13, यस ट्रू हो गया, ट्रू होते ही ब्रेक स्टेटमेंट जो है कंपाइलर को मिली। जैसे ही कंपाइलर को ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है वो इस लूप स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 10, 11 और 12 तीन ही आपके प्रिंट हुए हैं। Now the next jumping statement is continue statement. Continue statement is used to transfer the control to the next iteration of loop statement in which it is placed, and in doing so it bypasses all the remaining statements of the loop body. एक लूप के अंदर जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो जहां पर कंटिन्यू स्टेटमेंट होगी लूप के अंदर, वहीं से ही वो लूप के इनिशियल में दोबारा चला जाएगा, लूप की शुरुआत में दोबारा चला जाएगा। लूप के अंदर जो अनदर स्टेटमेंट्स होंगी कंटिन्यू के बाद उसको रन नहीं करेगा। फिर से सुनिए, जहां पर लूप में कंटिन्यू लगा होगा तो कंटिन्यू जैसे ही मिलेगा प्रोग्राम कंट्रोल को, प्रोग्राम कंट्रोल फिर से लूप के स्टार्टिंग में आ जाता है और बाद की स्टेटमेंट्स को रन नहीं करता जो कि लूप के अंदर लगी हुई होती हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड ओनली इन लूप्स, लूप्स में ही कंटिन्यू स्टेटमेंट लगती है, बाहर नहीं लगती। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट हो सकती है, स्विच केस के साथ एसोसिएट हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सकती। और कंटिन्यू जो है वो आपकी स्विच स्टेटमेंट के साथ नहीं लगती कभी भी, लेकिन लूप्स में लग जाती है। तो ये डिफरेंशिएट है आपका कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का। पहला जो डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू का वो ये कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाती है, जबकि कंटिन्यू जो है वो लूप की स्टार्टिंग में चली जाती है और फिर से स्टेटमेंट को रन करती है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी इफ स्टेटमेंट के साथ भी लग सकती है और लूप में भी लग सकती है, स्विच में भी लग सकती है, लेकिन जो कंटिन्यू है वो आपकी सिर्फ लूप्स में ही लगती है, ना स्विच में लगेगी ना इफ में लगेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू का सिंटेक्स क्या देखिए, वाइल टेस्ट कंडीशन 1 लूप के अंदर हमने लगाया, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी। इफ टेस्ट कंडीशन 2 अगर दूसरी कंडीशन आपकी ट्रू निकल आती है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू का क्या मतलब है कि यहां से कहां चला जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, लूप की स्टार्टिंग में, तो लूप की स्टार्टिंग में चला जाता है, ठीक है। और बाद की जो स्टेटमेंट्स है वो रन नहीं होंगी, ठीक है। और फिर से सेकंड कंडीशन चेक करना शुरू कर देगा,
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक लगा होता तो वो लूप के बाहर ही आ जाता और ये वाली स्टेटमेंट्स रन करता, लेकिन यहाँ कंटिन्यू है तो ये लूप की स्टार्टिंग में चली जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है जो कि इस कंसेप्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर एक हेडर फाइल ली है, मेन फंक्शन लिया है कंपाइलर को इन्वोक करने के लिए, आई एक वेरिएबल लिया, आई में डाला है 10 और यहाँ चेक हो रहा है कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 15 है, ट्रू है तो यहाँ चेक हुए। देखिए सेम प्रोग्राम जैसा कि हमने ब्रेक के साथ किया था वैसे ही हम कंटिन्यू के साथ कर रहे हैं। तो ब्रेक में क्या हो रहा था कि जैसे ही 13 इक्वल टू 13 आता था, ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आ जाता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 13 इक्वल टू 13 होगा तो फिर से लूप स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए कैसे, 10 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, यहाँ पर आए 10 इक्वल टू 13, फॉल्स, तो इसका मतलब 10 प्रिंट होगा। ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ये रन कब होगी, जब आई जो है वो 13 के इक्वल हो जाएगा। ऊपर गए, आई इंक्रीमेंट हुआ, आई हो गया 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, यहाँ आए 11 इज इक्वल टू 13, नो, तो ये प्रिंट हुआ, 11 प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर गए, आई इंक्रीमेंट हो गया 12 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, फिर से लूप चला, 12 इक्वल टू 13, ठीक है, 12 इक्वल टू 13, तो आपका क्या आ गया, फॉल्स हुआ, बाहर आ गए हम लोग, 12 प्रिंट हुआ। फिर से ऊपर गए, 12 में इंक्रीमेंट हुआ 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, यहाँ आए 13 इक्वल टू 13, ट्रू होते ही ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन नहीं होगी, यहाँ कंटिन्यू आ जाए। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि लूप की स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, लूप कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में। यहाँ क्या होगा, 13 जो है वो आपका इंक्रीमेंट होगा, 14 हो जाएगा, 14 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, फिर से यहाँ चेक हुआ 14 इक्वल टू 13, फॉल्स, प्रिंट हुआ 14, फिर से ऊपर गए 14 इंक्रीमेंट हुआ 15 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, 15 इज इक्वल टू 13, फॉल्स, यहाँ बाहर आए 15 प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर गए 15 इंक्रीमेंट हुआ 16 इज लेस देन इक्वल टू 15, फॉल्स होते ही इस लूप स्ट्रक्चर से बाहर आ गए। ठीक है, 4 लूप स्ट्रक्चर से बाहर आ गए और ये मेन फंक्शन से बाहर आए। तो यहाँ देखिए आपका 10, 11, 12, 14 और 15 प्रिंट हो रहा है, 13 प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कि 13 में हमने प्रिंट होने ही नहीं दिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू हम लूप की स्टार्टिंग में चले गए। ठीक है, और जबकि ब्रेक स्टेटमेंट से आपका सिर्फ 10, 11, 12 प्रिंट हुआ था, ब्रेक स्टेटमेंट से हम इस लूप से बाहर ही आ गए थे, आगे हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं। Now next jumping statement is, and you can say decision control statement is switch statement. ये switch statement क्या करती है, a switch statement that allows you handle multiple choices को handle करती है। decision is based upon the current value of the expression. डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होगा, जो करंट वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर उसी के बेस पर डिसीजन होगा। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट हम तब लेते हैं जब हम एक एक्सप्रेशन को चेक कर रहे होते हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं, तो हम स्विच स्टेटमेंट लेते हैं और इससे हम नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन से बच सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, स्विच वो एक्सप्रेशन जो कि आपने चेक करना है वो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में, यानी उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किया स्विच स्टेटमेंट को, केस रिजर्व वर्ड है, यहाँ पर लेबल वन क्या है, इसके अंदर की वैल्यू एक वेरिएबल है, इसके अंदर की वैल्यू, मान लीजिए इसके अंदर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आएगा केस 1। अगर इसके अंदर की वैल्यू है 2 तो केस 2। ठीक है, तो केस 1 का मतलब अगर वैल्यू 1 निकलती है तो ये स्टेटमेंट रन हो। केस 2 का मतलब अगर 2 वैल्यू के अंदर है तो स्टेटमेंट ये रन हो। 3 अगर केस 3 है यानी के वैल्यू के अंदर 3 है तो केस 3 लगेगा और उसकी स्टेटमेंट रन होगी। इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम अलग अलग केस बना सकते हैं और अलग अलग स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। इसमें एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट कि मान लीजिए इसके अंदर की एक भी वैल्यू नहीं मैच करती, ठीक है,
तो उस केस में हम कोई अगर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट हम डिफ़ॉल्ट के थ्रू दे सकते हैं, जिसमें बाद में कॉलन लगता है। ठीक है, तो केस लेबल 1 के आगे भी कॉलन लगेगा, लेबल 2 के आगे भी कॉलन, लेबल n के आगे भी कॉलन, और स्टेटमेंट्स के आगे सेमीकोलन लगेंगे। स्टार्टिंग स्विच के स्टेटमेंट की आपकी करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और करली ब्रैकेट से ही एंड होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लिया, एक नंबर एंटर करवाया हमने n वेरिएबल में। तो हम इसके अंदर के नंबर को चेक करना चाहते हैं और उसके बेस पर हमने डिफरेंट केसेस बनाए हुए हैं। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो स्विच की ब्रैकेट में हमने लिख दिया n। अब इसके n के अंदर की वैल्यू के हिसाब से हमने केस डिसाइड कर लिए। अगर तो इसके n के अंदर की वैल्यू 1 है तो आपने प्रिंट करवाना है यू एंटर्ड 1, और अगर इसके अंदर 2 है तो आपने करवाना है यू एंटर्ड 2, 3 है तो यू एंटर्ड 3, 4 है तो यू एंटर्ड 4, और अगर इनके अलावा कोई और आप वैल्यू डाल देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये मैसेज आई यू हैव नॉट एंटर्ड 1, 2, 3 और 4। ये एक मैसेज है जस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर की वैल्यू को लेकर डिफरेंट मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डे के लिए बताया था कि आपने डे एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, आपने डे को चेक किया यहाँ पर स्विच डे। अगर तो केस 1 है तो आप एंटर करवाते थे कि संडे। ठीक है, अगर 2 है तो मंडे, 3 है तो ट्यूसडे। इस तरीके से डिफरेंट केसेस थे आपके पास। ठीक है, देखिए अब ये हम ब्रेक स्टेटमेंट से इसमें डालेंगे। देखिए पहले क्या हो रहा है, अगर हम बिना ब्रेक स्टेटमेंट के करते हैं तो क्या हो रहा है। मान लीजिए n के अंदर है वैल्यू 1। ठीक है, हमने n में कीबोर्ड में वैल्यू डाली 1, तो स्विच यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1, तो यानी केस क्या होगा 1, तो प्रिंट क्या करेगा यू एंटर्ड 1। लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ जाएगा, n की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 2, नो। फिर उसके बाद यहाँ केस 3 में जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, नो। फिर यहाँ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, नो। यहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 1 मिल चुका। ठीक है, तो इसके अंदर की वैल्यू अगर हमारे पास इनिशियली 1 मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद इसको ये प्रिंट करके ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये सारी स्टेटमेंट्स रन कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक बार उसको अपनी वैल्यू मिल जाती है तो वहां से वो ब्रेक करके इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आए। इसलिए हम क्या करते हैं, हर केस के बाद ब्रेक लगा देते हैं। जैसे ये देखिए, हमने n वेरिएबल ले लिया, स्विच n की वैल्यू को चेक किया। ठीक है, उसके बाद हमने किया केस 1, अगर n के अंदर की वैल्यू 1 मिल जाती है, n के अंदर हमने डाला 1, तो यहाँ से चेक करेगा कि 1 इक्वल टू 1, यस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है यू एंटर्ड 1, ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ब्रेक दिया, ब्रेक देने से क्या होगा, अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स रन नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक देने से कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट कर देता है। नहीं तो कंपैरिजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन होंगे n वैल्यू के लिए। अदरवाइज मान लीजिए उसके अंदर निकलता है, हमने डाला 2 n के अंदर, तो पहले 1 के इसके साथ चेक करेगा वो, 2 इज इक्वल टू 1, नो, इधर आ गया। 2 के साथ 2 चेक किया, ट्रू, तो उसने यहाँ यू एंटर 2 किया और ब्रेक मिल गई, इसको यहाँ से बाहर आ गया। अदरवाइज उसको सारे केसेस यानी 3rd 4th एंड डिफॉल्ट भी रन करने पड़ते। तो ये यूज है ब्रेक स्टेटमेंट का। नाउ द लास्ट फंक्शन इज एग्जिट फंक्शन। ये एग्जिट क्या है, दैट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन है, रिटर्न होता है ये stdlib.h हेडर फाइल में। ठीक है, ये टर्मिनेट करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को जहां पर ये मिल जाता है। ब्रेक जो है वो टर्मिनेशन करता है लूप स्ट्रक्चर को, जबकि एग्जिट जो है वो एक फंक्शन है, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ही फिनिश कर देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है डू नॉट कंफ्यूज इट विद ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ लूप बट एग्जिट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आपने ये हेडर फाइल्स इंक्लूड की, ABC आपने वेरिएबल ले लिए, स्क्रीन क्लियर किया, A और B को एंटर करवाया, स्कैन करवाया कीबोर्ड से, आपने चेक किया कि क्या B इक्वलेंट टू A है।
अगर b इक्वलेंट टू a है तो प्रिंट करेगा डिवाइड ओवरफ्लो डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहां से एग्जिट फंक्शन कर लेगा, ठीक है। तो एग्जिट फंक्शन का मतलब क्या है कि इस कोई भी प्रोग्राम आपका आगे चलेगा ही नहीं। अगर b इक्वल टू a आ जाता है तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, वो यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान देना है, जब आप प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट फंक्शन का यूज करेंगे, जब आप लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये आपका मैंने आपको आज करवाया गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शन। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है, जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। ये देखिए, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने आपको पहले एक यूट्यूब लिंक भेजा था जिसमें सारा आपका इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स और लूप जो है वो कवर हुए थे। तो ये PDF फाइल्स हैं जो कि पहले सेंड कर दी गई हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको आप देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए।